डॉक्टर सलमा मलिक, आपसे जानना चाहूंगा, अब क्योंकि ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना है तभी मामलात तय पाएंगे, आपको क्या लगता है कि कौन सी इन दोनों फरीकैन में से संजीदा कौन है और कौन चाहता है कि ये डीरेल हो जाए? देखिए, मिक्स सिग्नल्स हैं। जो एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जिस तरह ईरान टाइट लिप्ड है, अमेरिका को टाइट लिप होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बयानबाजी कर रहे हैं और ये चीज़ें जिस तरह भी कोई इंटरप्रेट करना चाहे उसके नतीजे में ऐसे प्रोसेसेस जो हैं डिरेल हो जाते हैं। सक्सेस ऑफ अ मीडिएशन प्रोसेस और सक्सेस ऑफ अ डायलॉग प्रोसेस एक्चुअली हैंग्स ऑन द फैक्ट कि हम उसको थोड़ा सा पब्लिक डोमेन से बाहर रखें ताकि उसकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी ना हो। साइट्स जो हैं गलत सिग्नल्स ना लें, जितने भी फरीकैन चीज़ में इन्वॉल्व हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका एक मिनट में कुछ कहता है और फिर एक और मिनट में उसके बयान में एक तब्दीली आ जाती है, कोई ट्वीट आ जाती है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाउ पीपल आर रीडिंग इट, आर दे सपोज टू रियली रीड इट द वे दे आर सपोज टू, वो उसको किस तरह ले रहे हैं, किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो वो लम्हा ब लम्हा बल्कि बाय द सेकंड्स कहानी की शक्ल बदलती चली जा रही है और लोग उसी तरह जो है इस वॉर की जिग जैग होती हुई देख रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि अवॉइड करने की सख्त ज़रूरत है। अगर दोनों फरीकैन जो हैं सीरियस हैं, कमिटेड हैं प्रोसेस को नो कॉन्फ्लिक्ट से ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। हैविंग सेड दैट, जो एक चीज़ मैं कहूँगी जो कि बहुत बात की कहानी है और वो ये है कि अंडरलाइन जो कॉजेज़ हैं दोनों फरीकैन के दरमियान वो तो एड्रेस नहीं हो रहे। अभी जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जो सीज़ फायर है वो मुकम्मल जंग बंदी में तब्दील हो जाए और एक स्टेलमेट से बियॉन्ड एक चीज़ आ जाए जिसमें जो भी बयानिया आता है, जो भी आपस में पहले एग्रीमेंट होता है जिसके नतीजे में बयानिया आता है और वो भी बड़ी क्लियर वर्ड्स में आएगा, जिसमें कोई मफहूम को तब्दील करने का इंदिया ना हो। तो वो इस किस्म का है जिससे इस खित्ते में कुछ ये महीनों आपने साल इंपॉर्टेंट तक बात की का है अमन डॉक्टर कायम सलमा हो। के मफहूम तब्दील ना हो, जी बाद में अल्फाज को तोड़ मरोड़ के अपनी ज़रूरत के जी मुताबिक यूज़ कर लिया जाता है। डॉक्टर साजिया चीमा, अब सिचुएशन हमारे जी सामने बिल्कुल। है और वही कुछ हो सकता है जो दोनों साइड्स अपने लिए बेहतर समझेंगी, लेकिन दोनों साइड्स पर अगर मैं एक मंजरनामा आपके सामने रखूं तो फरीकैन बहुत ज़्यादा हैं। खुद गल्फ स्टेट्स जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा फरीक हैं। इसराइल जो इस टेबल पर मौजूद नहीं है, उसकी नुमाइंदगी यूएस तो कर रहा है लेकिन वो भी टेबल पर मौजूद नहीं है। यूरेनियम पे ईरान एग्री नहीं करता और यूरेनियम के बगैर जो है वो अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिलती। तो हमें कितना होपफुल होना चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, हमें ओवर पेसिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, ओवर ऑप्टिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, हमें रियलिस्ट होना चाहिए। तो मुज़ाकरात और निगोशिएशंस कभी भी लीनियर नहीं होते, ये बहुत लेयर्ड और फिर सिक्लिकल होते हैं। बल्कि आप ये कहें कि ये एक मेज़ है जिसके अंदर से रास्ता ढूंढना होता है और इसमें टाइम लगता है। तो इसमें ऑप्टिमिज्म की या पेसिमिज्म की तो कोई बात ही नहीं है। रियलिस्ट अप्रोच ये है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट हमने ऐसा नहीं देखा जो मुज़ाकरात के बगैर हल हुआ हो, चाहे उसमें नुकसान का आप कितना ही ज़्यादा उसको बढ़ा लें। हिस्ट्री बिल्कुल। में हमने देखा कि जंगें जो हैं वो दूसरे इलाकों को, शहरों को जलाकर राख करके और तबाह बर्बाद करके भी बंद होती थी। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी जो कि ऐसा होता है। चाहे आप उसको कितना बढ़ा लें, उसका मैग्नीट्यूड आपने मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होता है। अब मुज़ाकरात की मेज़ पे आने के लिए ईरान जो है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनके पास कैपेसिटी है, वो एब्ज़ॉर्ब बिल्कुल। कर सकते हैं। लेकिन कहाँ तक और कितना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि जवाद ज़रीफ ने एक पूरे आर्टिकल में लिखा है कि बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। वेस्टर्न मीडिया हमारी बात कर रहा है, हमें हमारी रेज़िलियंस की बात कर रहा है, हम अपनी पॉलिटिकल उसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के साथ जो है हम बच गए हैं। तो हमें ये विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी अवेल कर लेनी चाहिए और अपने फ्रोजन एसेट्स की बात करनी चाहिए, अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के ख़त्म होने की, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जाना चाहिए। हमें अपना जो बैंक है, अपनी इकोनॉमी जो है वो स्विफ्ट के अंडर कर लेनी चाहिए। तो बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन बहुत बैकलैश आया कि फिर स्क्वायर वन पे चीज़ ये है कि ईरान कुछ भी कर लेगा, अगर ये वही एक सिलसिले की 7वीं कड़ी है जिसको तबाह बर्बाद करना है, तो फिर जो परमानेंट जो एलिमेंट्स होते हैं
वेस्ट के खास तौर पे, और वैसे एंग्लो-सैक्सन जो कथाकलाम डॉक्टर शाजी साहब, आप क्या समझती हैं, इस पर ज्यादा खतरा है क्या पिछली दफा से? जैसे आपने मेंशन किया कि वो ऑन रिस्क नहीं लेना चाहते, पहले एक दफा वो आ चुके हैं इस्लामाबाद, तो क्या इस दफा दोबारा खतरा है? और वो खतरा जो पहले था कि इजराइल ने जिस तरह कतर में सबूताज किए मुज़ाकरात को जब हमास के साथ हो रहे थे, तो क्या दोबारा कर सकता है सीज फायर की कंडीशन के अंदर? क्योंकि जब वो वापस आ रहे होंगे तो तब सीज फायर नहीं होगा, वो अब डिपेंड करता है कि एक्सटेंड होता है नहीं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस्माइल हानिया को भी उन्होंने ईरान के अंदर ही जो है असैसिनेट कर दिया था। सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो निगोसिएशन में थे, तो वहां पे उनका असैसिनेशन उनकी हुई। तो ये तो बड़ा लंबा इनकी हिस्ट्री है ये करने की, और 93% इजरायली जो हैं वो इस पे तैयार हैं पोल के हिसाब से कि हम ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारा जितना भी नुकसान हो जाए। तो ये जो एस्कटोलॉजिकल तलमुदिक व्यू है, ये बहुत इनको अंधा कर चुका हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी का रिस्क इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको सिक्योरिटी लास्ट टाइम भी प्रोवाइड की थी, कि हमारी जो एयरफोर्स है वो बाकायदा लॉयटरिंग कर रही थी पूरे गल्फ पे, और पूरा जो ये अरेबियन सी है उस पे और ईरान पे। तो हम तो जिस तरह से इनको लेके आए और लेकर वापस इनको पहुंचा कर आए इनके घर तक, तो ये इनकी सिक्योरिटी का इशू नहीं था। इनकी सिक्योरिटी का इशू ये था कि जब ये अपने जहाँ पे सिक्योर लोकेशंस हैं वहां से निकल कर ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन जो है लीक हो जाएगी। उसमें भी पाकिस्तान ने इनको जो है वो फैसिलिटेट किया। लेकिन बिल्कुल अगर ये इस दफा जी जी है